राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का पूरा वन शॉट वीडियो हमने लाया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पूरा वन शॉट है और एक वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है, और ये वन शॉट नहीं बल्कि गन शॉट है और आप लोग के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अगर कुछ सीखना है, हम बोले कि फिजिक्स को यदि सीखना है तो भाई टिकना पड़ेगा, रट्टा मारना तो कहीं से भी मार सकते। ठीक है, चलिए प्रकाश का प्रवर्तन सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश का प्रवर्तन में। ठीक है, प्रकाश होता क्या। ठीक है, अभी हम बात करेंगे प्रकाश होता क्या है, फिर उसके बाद करेंगे प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, सीखते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, ठीक, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, कारक है, कारक है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु को देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक वजह है जिसकी सहायता से, एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की काचे, एक प्रकार का ऊर्जा। ऊर्जा कैसे है जिससे समझते हैं। देखिए प्रकाश ऊर्जा कैसे है, आप प्रकाश निकालते कैसे, विद्युत धारा से। विद्युत धारा कैसे, एक ऊर्जा है। तो जब विद्युत धारा से प्रकाश निकल रहा है तो भी तो एक प्रकाश भी तो ऊर्जा होगा। आप रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि रासायनिक यानी तेल के द्वारा, मिट्टी के तेल जो होता है उसके द्वारा प्रकाश निकालते हैं, किरोसिन के तेल। ठीक है, नहीं वो भी तो एक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक पदार्थ है और रासायनिक ऊर्जा से हम प्रकाश निकाल रहे हैं, इसीलिए प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश भी एक प्रकार के ऊर्जा। तो ये पढ़ लिया आप लोग, प्रकाश किसे कहते हैं। अब देखिए प्रकाश का स्रोत, यहाँ पे प्रकाश को दो भाग में बांटेंगे, यानी जहाँ से प्रकाश निकलता है ये हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो प्रकाश का स्रोत यहाँ पे देखा जाए तो दो भाग होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। ठीक है, एक क्या होता है, तो प्राकृतिक, और एक होता है मानव निर्मित। ठीक है, मानव निर्मित। ये स्रोत क्या होता है इसे समझते हैं। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, तो जहां से प्रकाश निकलता है, कहाँ होता है, तो जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश आप लोग के निकलेगा। ठीक है, जहां से प्रकाश निकलता है, जहां से प्रकाश निकलता है उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपको आ गया सूर्य हो जाएगा, ठीक है, और तारा हो जाएगा, और उसके बाद मानव निर्मित में तो लाइट हो गया। ठीक है, और लालटेन हो गया, बिजली बल्ब हो गया, ये सब होता है मानव निर्मित में। ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ तक समझ में आया कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। मानव निर्मित में होगा कि वैसा प्रकाश स्रोत वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसी को बोलते हैं मानव प्रकाश स्रोत। ठीक है, और प्राकृतिक में वैसे प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, यानी जो पहले से चले आ रहा है सबसे, ठीक है, अनंत काल तक, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक में दो ही आता है, सूर्य और तारा। मानव में बहुत सारी चीज़ें आ जाता है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत का मतलब ये होता है कि जहाँ से बस प्रकाश निकलता है, जहाँ से हमको निकलता है, मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। ठीक, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त में होगा, प्रदीप्त को एक और नाम से जाना जाता है, दीप्तमान। ठीक है, कौन सा नाम से, दीप्तमान जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसको बोल सकते हो अदीप्तमान। ठीक है,
अदीप्तमान। तो वस्तु को प्रदीप्त को प्रदीप्त भी बोल सकते, दीप्तमान भी बोल सकते, और अप्रदीप्त को अदीप्तमान भी बोल सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहता है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जो प्रकाश निकालता है। क्या करता है? जो प्रकाश निकालता है। ठीक है ना, यहाँ पर होगा कि जो प्रकाश निकालता है, जो वस्तु प्रकाश निकालता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त, और जो वस्तु प्रकाश नहीं निकालता, ठीक है, प्रकाश नहीं निकालता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक है, प्रदीप्त में आप लोग के एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे आप लाइट ले लीजिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा हो गया, और बिजली बल्ब हो गया, फिर ठीक है, बिजली बल्ब, और भी होगा ETC। ठीक है, और इसमें हो जाएगा किताब ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, दीवार ले लीजिए जिससे प्रकाश नहीं निकलता, और भी ऐसे चीज़ होगा, ठीक है, जो जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। तो ये था प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। आप लोग से पूछ सकता है कि सूर्य क्या है, प्रदीप्त है कि और अप्रदीप्त? हाँ, एक खास एग्जाम्पल है चांद, चंद्रमा, ठीक है ना, क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो चंद्रमा को बोलेंगे अप्रदीप्त, लेकिन सूर्य तारा को बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, परिकिरण क्या होता है? अक्सर सुने होंगे परिकिरण। ठीक है, ये परिकिरण क्या होता है? तो परिकिरण कहने का मतलब है कि जैसे समझिए, समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु पृथ्वी पर रखा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं, और यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे क्या चाहिए? सूर्य है, ठीक, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, मान के चलो ये इतना आ रहा था प्रकाश, ठीक है। अब ये वस्तु क्या करेगा? तो ये वस्तु कुछ एक किरणों को अवशोषित करेगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा नहीं तो कुछ किरणों को अवशोषित करेगा और कुछ किरणों को फैला देगा इस प्रकार। ठीक है, ये चारों तरफ अपनी दिशा में कार्य करता है, तो फैला देता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। कि मान के चलिए ये हमारा वस्तु है, और यहाँ से प्रकाश इधर निकल के गया, यहाँ से इधर निकल के गया, यहाँ से इधर निकल के गया, इधर निकल के गया, इधर निकल के, मतलब कि इसमें प्रकाश जो है एक वस्तु पर पड़ता है और वो फैल जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसका डिफिनेशन है जी कि जब आप पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और तो वह वस्तु कुछ कणों को अवशोषित कर लेता है और कुछ कण को फैला देता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, आप लिख सकते हो कि कुछ कण को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, कर लेता है, और कुछ कण को काजी करता है, तो फैला देता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वह वस्तु कुछ प्रकाश के कण को अवशोषित कर लेता है और कुछ कण को फैला देता है। जैसे मान के चलिए इसी पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, इस वस्तु पर पड़ रहा है, तो इस पर ये कुछ कण को अवशोषित कर रहा है, कुछ कण को फैला दे रहा है, रिफ्लेक्शन कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है किरण, प्रकाश के किरण। क्या है? प्रकाश के किरण। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश के किरण। प्रकाश का किरण, प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, ठीक है, जब आपको प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करेगा, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। ठीक है, सीधी रेखा में काजी करेगा, गमन करेगा, गति करेगा, इसी को बोलते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, अब प्रकाश की किरण को किरणों के समूह को देखो, एग्जाम्पल में आप इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, आप जिधर भी लीजिए सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, तो ये हमारा किरण हो जाएगा। ठीक है, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो किरणों के समूह को, ठीक है, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। देखिए,
अब ये किरण पुंज किस प्रकार होगा जी, तो हो सकता है कि कुछ किरण पुंज इस प्रकार हो, ठीक है, यानी कि एक बिंदु से निकला ऐसे फैल गया यहाँ से, ये देखिए यहाँ से तो गया किरण में गया, यानी कि सीधी रेखा में गया, इसी को बोलते हैं किरण पुंज, ठीक है, इस प्रकार। अब कुछ किरण पुंज इस प्रकार होगा तो समांतर होता है, ठीक है, इस प्रकार। कुछ किरण पुंज क्या होगा, तो यहां से आएगा और एक बिंदु पर मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे मिला, देखिए इसका नाम है अपसारी, कौन सा सारी किरण पुंज, तो इसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है, अपसारी किरण पुंज, इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है, इसको बोलते हैं अपसारी, अभिसारी, ठीक है। तो ये रहा किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, एक होते अपसारी, एक होते समांतर और एक होते अभिसारी। तीनों का डिफिनेशन आप इस प्रकार बोलते सकते हैं, डायग्राम को देखते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती जाती है इसी को बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब किरण पुंज एक समांतर रेखा में चलती है, यानी सभी किरण के बीच में समान रेखा हो, उसी को बोलते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। तीसरा में आता है कि अभिसारी किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग अभिसारी किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लाइट ले लीजिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइट से निकला जो प्रकाश है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है और फैलते जाता है, इसी को बोलते हैं लाइट हो गया, और भी हो सकता है, ठीक है, लेंस भी होता है। इसमें आप सूर्य का प्रकाश लिखिए, सूर्य का प्रकाश, यहाँ से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सूर्य के पास निम्नलिखित में सूर्य के प्रकाश किस प्रकार गति करता है, तो समांतर गति करता है। याद रखिएगा, जब भी कोई प्रकाश अनंत से आता है, ठीक है, तो वो समांतर आवेगा, कैसा आवेगा, समांतर आवेगा, ठीक, अनंत से आवेगा तो समांतर। तो इसमें आ जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश समांतर आता है, ठीक है, और इसमें आप ले सकते हो लेंस, ठीक है, आप क्या लीजिएगा, लेंस लीजिएगा, ठीक है, वो भी कौन सा लेंस, तो दर्पण भी चलेगा, ठीक है, दर्पण भी इसमें लगाते हैं, लेंस भी लगाते हैं, तो कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है, तो वो हम जब लेंस पढ़ावेंगे, दर्पण पढ़ावेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। तो ये रहा किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, अभिसारी, समांतर और अपसारी, ठीक है। उसके बाद आता है पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी। ये तीन चीज़ है आप लोग के जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आता है पारदर्शी, ठीक है, और एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी, ठीक है। तीनों के बीच ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसमें होता है प्रकाश आर पार होता है, क्या होता है, आर पार प्रकाश हो जाता है पूरा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो आर पार नहीं होगा, ठीक है, इसमें प्रकाश का होगा तो आर पार नहीं होगा, आर पार नहीं होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा, यानी था, इसमें थोड़ा मात्रा में, ठीक है, थोड़ा सा आर पार, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा पारदर्शी में, कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार पूरा हो जाता है उसी को बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, ठीक है। पारदर्शी में आप ले सकते हो, जैसे हवा हो गया, ठीक है, हवा हो गया, एग्जाम्पल में आप ले लो हवा, कांच ले लीजिए, ठीक है, कांच हो गया, पानी हो गया, ठीक है, और भी होगा। पारदर्शी में आप लीजिए जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता, जैसे दीवार हो गया, ठीक है, किताब हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, और आप थोड़ा सा जिसमें प्रकाश आर पार जाता है उस, जैसे कि आप तेल से भिंजा हुआ कागज, ठीक है, तेल से भींगा हुआ कागज, ठीक है, घिसा हुआ कांच, और बैलून ले सकते हो, ठीक है, नहीं रबड़ वाला बैलून,
और भी हो सकता है, ठीक है। कुहासा हो गया, का जो आग की पलक जो है, ठीक है, यानी पलक जिसको हम लोग बोलते हैं आग की पलक, और भी ले सकते हो, ठीक है, जिससे प्रकाश कम मात्रा में आर पार जाता है। तो ये था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीनों का डेफिनेशन। तीनों को आप लोग समझ गए कि अपारदर्शी में कौन सा वस्तु आएगा, पारदर्शी में कौन सा आएगा, पारभासी में कौन सा आएगा। फिर से एक बात देख लीजिए कि पारदर्शी में आता है वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो सकता है, जैसे हवा ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कुहासा ले लीजिए, ठीक है, एक कुहासा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद पारदर्शी में, अपारदर्शी में जिससे प्रकाश नहीं आर पार जाता है, जैसे दीवार, गेट, पुस्तक, ये सब सारी चीज़ों से प्रकाश पारदर्शी नहीं होता, ये प्रकाश को रोक लेता है, ठीक है। परभासी कहने का मतलब कि थोड़ा सा प्रकाश आर पार जाता है, उसी को बोलते हैं परभासी। जैसे हवा, कुहासा हो गया, ठीक है। जब हमको कम, उससे प्रकाश कम, बैलून हो गया, रबर का बैलून हो गया, और क्या हो गया, पलक हो गया, आग की पलक, ठीक है। और तेल से भींगा हुआ कागज, फिर उसके बाद घिसा हुआ कागज यानी शीशा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मेन VVI, इस चैप्टर में जो पढ़ना था प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। हम लोग प्रकाश के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन पढ़ते हैं, परावर्तन का नियम, ठीक है। परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, यह है मेन VVI क्वेश्चन, VVI टॉपिक है। परावर्तन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानिए, ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बोलिएगा, प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है, परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को लौटने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि इसका नियम जो है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, वो 2 नियम है, ठीक है। दोनों नियम हम ध्यान से पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद देखिए। पहला, आप एक काम कीजिए, ठीक है, एक समतल दर्पण लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार आप ले सकते हो, जिसका एक भाग रंगा हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण, ठीक है। इसमें एक किरण यहाँ से कहीं से इस प्रकार आता है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण इसको बोलते हैं, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। अब ये समतल दर्पण पर पड़ा है तो प्रकाश तो लौटेगा किस प्रकार, तो इस प्रकार इधर लौट गया, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये हो गया आपतित किरण, आती हुई किरण को आपतित किरण बोलते हैं। आप जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ता है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और परावर्तित किरण यानी प्रकाश की लौट, वह प्रकाश जो लौट जाता है उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब बीच में आता है एक अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ये टॉपिक है। उसके बाद ये दोनों के बीच में कौन बन रहा है, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, जिसको हम आई से लिखते हैं, काजी से लिखते हैं, आई से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। कौन सा कोण, परावर्तन कोण, ठीक है, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं। तो यही है परावर्तन के नियम, ठीक है। पहला नियम आप लिखिएगा, परावर्तन के पहला नियम है, ठीक है, क्या लिखिएगा इससे देखिए, आप लिख सकते हो परावर्तन के पहला नियम कि आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण,
उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। ये तीनों एक ही सतह पर होगा, बिंदु तीनों एक ही सतह पर होता है, ठीक है। पहला नियम यही कहता है, देखिए आपतित किरण इसको बोलते हैं, अपरावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा, इसी को बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। अब एक परिवर्तन का पहला नियम, ठीक है। इसका नियम निकालने की क्यों जरूरत है, जैसे आप बनाइएगा, ठीक है, आप ऐसे घर पे बना रहे हैं इस प्रकार, तो इसका नियम क्या है, ऐसा नहीं कि एक किरण यहाँ से लिया परावर्तित किरण यहाँ से, तो ये नहीं लेके चलना, ठीक है। हमेशा आपतित किरण एक जगह से और परावर्तित किरण एक जगह से और अभिलंब उसी रेखा पे, तब इसी को बोलते हैं हम लोग परावर्तन के पहला नियम, ठीक है। परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए। दूसरा है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या होगा, तो परावर्तन कोण होगा, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, इसीलिए बोल सकते हो कि एंगल आई बराबर के एंगल आर, ठीक है। तो ये है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं, आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, यहाँ पे लंब होगा, ठीक है। आप इसको सुधार लीजिए, इसको बोलते हैं अभिलंब, कच्ची बोलते हैं अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब, ठीक है। तो ये हो गया, ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है, एक ही सतह पर होता है, इसी को बोलते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम याद रखिएगा, VBA टॉपिक है ये, आप लोग के एग्जाम में पूछता है, तो पूछता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि परावर्तन के कितने नियम है, तो परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। एक होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा आपतन कोण और बराबर परावर्तन कोण, ये तीनों दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। मतलब ये वाला कोण जो होगा जी, ये वाला इसके बराबर होगा, आप लोग देख ही रहा हो, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हम लोग का, उसके बाद देखिए ये तो सब जो पता है कि आपतन कोण किससे कहते हैं, परावर्तन कोण किससे कहते हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है। अगला टॉपिक है, पूरा 1 शॉट होने वाला है, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। अब इसमें बात क्या आ गया, समतल दर्पण, दो बात आता है इसमें, एक बोलता है कि समतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे लंबवत की बात किया है यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें का परावर्तन। सबसे पहले आप एक समतल दर्पण छाप लीजिए, ठीक है। इस प्रकार दर्पण किसे कहते हैं जी, तो दर्पण उसे कहते हैं जिसका एक भाग रंगा हुआ है और दूसरा भाग परावर्तक सतह होता है, ठीक है। इस पर लंबवत की बात किया है तो आप सीधा इस प्रकार निकालिएगा, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तन के बाद इसी पथ पर वापस लौट जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो इसी पथ पर वापस लौटा, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ये तो इसी पर लौट जाएगा और अभिलंब भी इसी पर हो जाएगा। तो कोण कहाँ बनेगा, कोण यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, क्या होता है, आपतन कोण की मान कितना होगा, तो 0 होता है, और परावर्तन कोण की भी परावर्तन कोण मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। बनता देखिए कोण कब बनता है, कोण ये बनता है कि जब आपतित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच में झुकाव होगा तब ये कोण बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा झुकाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपतन कोण भी 0 हो जाएगा, परावर्तन कोण भी 0। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 कब होता है, जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है प्रकाश की किरणें, तब वहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान 0 होता है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक है इमेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बहुत ही VBI है, प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब को यहाँ पे हम 2 भाग में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वास्तविक में, अब एक पढ़ेंगे
आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी। आभासी को एक और नाम से जाना जाता है काल्पनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पहले तो समझिए कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब कहने का मतलब क्या होता है, तो इमेज, आप फोटो देखते होंगे शीशा में घर में, ठीक है, समतल दर्पण में, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है घर में देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इमेज, प्रतिबिंब, जो भी बोलिए। और जब भी प्रतिबिंब बनाना हो हमको किसी दर्पण में, मान के चलिए ये हमारा दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु रखा है, इससे हमेशा 2 किरण निकलेगा। कितना किरण? ऐसे तो बहुत सारे किरण निकलता है, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए सिर्फ 2 ही किरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि यहाँ से 2 किरण कुछ इस प्रकार निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से परिवर्तन के बाद जहाँ से निकले, ठीक है, और वो मान के चलो इस बिंदु पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिले इसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन गया इस वस्तु का, यानी ए डैश। तो प्रतिबिंब कब बनता है, तो जब ये दर्पण से परिवर्तन के बाद यहाँ पे जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिबिंब। उस बिंदु पर बनता है उस वस्तु का प्रतिबिंब। जैसे इस वस्तु इस बिंदु पर ए था, अब इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। क्यों बना? क्योंकि दोनों किरण कहाँ पे मिल रहा है, ए बिंदु पर मिल रहा है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए किरणों जब प्रकाश मिलता है, किरण प्रतिबिंब किससे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से, यहाँ से कोई बिंदु था, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, दर्पण इधर था, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। अब ये देखो, ये मिलने का तरीका 2 तरीका होता है। एक होता है वास्तविक में मिलेगा तो हम उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। एक क्या मिलता है, वास्तविक में इमेज मिलता है, ठीक है, वास्तविक में एक किरण मिलता है, तब उसको कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर वो मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, ठीक है, इसमें प्रतीत होता है, प्रतीत हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक रियल में कैसे मिलेगा, सो देखिए ये हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण, और यहाँ से किरण कुछ इस प्रकार निकला, मान के चलो, ठीक है, मानने में क्या है, यहाँ से आप मान लीजिए इस प्रकार, यहाँ से किरण कुछ इस प्रकार निकलता है, ठीक है, ऐसे, और ये परिवर्तन के बाद इधर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये पीछे मिल रहा है, तो ये देखिए मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, पीछे बने, इसका मतलब इसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। तो ये हो रहा है कि ये हो रहा है आभासी और ये हो रहा है वास्तविक। यहाँ पे किरण वास्तव में मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलते हुए प्रतीत होगा, यानी दर्पण के पीछे, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों ये बन जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और ये बन जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। आप हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, या फिर याद रखिए कि ये प्रतिबिंब उल्टा बनता, कैसे बनता, उल्टा बनता, और ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा आप लोग, ठीक है, ये बनेगा सीधा। वो कैसा बनेगा, सीधा। इसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, बस यही दोनों में फर्क है। वास्तविक प्रतिबिंब में इसमें किरण वास्तव में मिलता है और इसमें भी सिर्फ मिलते हुए प्रतीत होगा, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो, ये उल्टा होता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़, हाँ, इसको हम एक वास्तविक रेखा से लिखते हैं, प्रतिबिंब को लिखना है तो एक वास्तविक रेखा से, कैसा रेखा से, तो वास्तविक रेखा से, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं टूटी रेखा से, कैसा रेखा से, टूटी रेखा से। टूटी रेखा कहने का मतलब है कि आप इस प्रकार लिखते हैं रेखा, जी, इसी को बोलते हैं कुल। तो काल्पनिक रेखा को हमेशा एक वक्र टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे, जबकि वास्तविक रेखा को सीधी दम इस प्रकार एक मिला हुआ रेखा से दर्शाएं। तो यही था वास्तविक और काल्पनिक के बीच का अंतर, डिफरेंस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, ठीक है। अगला टॉपिक है समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, सबसे पहले तो आप समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बना लीजिए, ठीक है।
देखिए ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। इसको आप रंग दीजिए इस प्रकार, यहाँ पे मान के चलिए कोई वस्तु है जिसको हम ए नाम देते हैं, इसका प्रतिबिंब बनाना है। अब इस वस्तु पर प्रतिबिंब बनेगा, देखिए किधर बनता है, यहाँ से इस वस्तु से बहुत सारी किरण निकल रहा है, बहुत सारी प्रकाश निकल रहा है, तो हम केवल 2 प्रकाश से लेते हैं। कितना किरण? 2 किरण, ठीक है। आप इस प्रकार एक सीधा ले लीजिए, ठीक है, और सीधा जाएगा तो भाई सीधा ही वापस लौट जाएगा, ठीक है। और एक किरण कुछ इस प्रकार ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 किरण हमने निकाला, एक सीधा गया तो सीधा चल गया, और एक बिंदु पर इस बिंदु पर पड़ता है तो ये ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। बस ये दोनों किरण को आपस में मिलाना है तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए ये किरण आपस में दोनों, ये किरण और ये किरण आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, परिवर्तन के बाद उधर चले गए, तो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। रियल में नहीं मिलेंगे लेकिन वास्तविक में तो मिलेंगे। आप इधर मान के चलिए, ठीक है, आप इधर लेके चलिए, आप इधर लेके चलते हैं तो देखिए उसी प्रकार आप इधर लेके चलिए, ठीक है। देखिए दोनों यहाँ पे मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है, इस बिंदु पर मिल रहा है, इसको बोलते हैं ए डैश, यानी इस वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? तो नीचे बन रहा है, यानी प्रकाश। और एक ले लीजिए अभिलंब, ठीक है, कुछ इस प्रकार, इसको बोलते हैं अभिलंब। यहाँ पे कौन बनाएगा? आपतन कोण, यानी आई से लिखते हैं, और यहाँ पे कौन बनाएगा? परिवर्तन कोण, आर से लिखते हैं, ठीक है। यही था। देखिए वस्तु ऊपर रखा गया, प्रतिबिंब नीचे बना है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे इसकी विशेषता में, ध्यान से देखिएगा, हम डायग्राम को लिखते हुए सारा बात लिखेंगे, यानी समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषता क्या होगा जी, ठीक है। विशेषता, देखिए विशेषता में आप पहला पॉइंट लिखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना? तो दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना जी? तो दर्पण के पीछे, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। आप इस बात को लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे। उसके बाद दूसरा टॉपिक लिखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, और बना ये देखिए, यहाँ से जितना इस बिंदु से मान लेते हैं बी, ठीक है, यहाँ से जितना ए बी की दूरी हो उतना ही ए प्रतिबिंब पूछा है, बी से जितना ए की दूरी है उतना ही ए डैश की दूरी है। तो आप लिखिएगा कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। तीसरा टॉपिक लिखिएगा, ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उल्टा होता है, क्या होता है इससे देखिए, पार्श्विक रूप उल्टा कहने का मतलब है कि आप घर में समतल दर्पण देखते हैं, उसमें आप ये राइट हैंड खड़ा कीजिएगा तो आपको लेफ्ट लगेगा, उसमें उल्टा लगता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप। देखिए मान के चलिए ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक वस्तु आर रखा है, इसका प्रतिबिंब इसमें उल्टा बनेगा जी, ठीक है, इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप, ठीक है। उसके बाद अगला है, अगला क्या है? तो ये प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसे होता है? सीधा होता है, सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है। उसके बाद पंचवा में लिखिएगा कि ये आभासी होता है, आभासी, आभासी होता है, इसीलिए इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये 6 पॉइंट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होता है, वास्तविक रूप से उल्टा होता है, उसके बाद ये सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, और पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्या है? तो इसमें देखिए प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार,
ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार जो होगा यानी साइज बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। आप लिख सकते हो कि वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की विशेषता। पहला आप क्या लिखिएगा जी, पहले आप क्या समझते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनता है, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी किस दर्पण में होता है, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा कहाँ होता है, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब हमेशा सीधा कहाँ बनता है, समतल दर्पण में। प्रतिबिंब आभासी हमेशा कहाँ बनता है, समतल दर्पण में। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार किस में होता है, तो समतल दर्पण में, ठीक है। ये टॉपिक था। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण, ठीक है। अगला का आप लोग समतल दर्पण पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण में क्या होता है इसे समझते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है जी। पहले तो समझिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण वो उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह कैसा रहेगा, एक खोखले गोले का भाग रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। खोखले गोले का भाग होता है, इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। देखिए गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार रहेगा, ठीक है। अगर इस गोलीय दर्पण को आप अंदर से रंगते हो और इसको बाहर से रंग देते हो, देखिए अंदर से रंगते हो, ठीक है। अगर आप बाहर से रंगते हो, अंदर से रंगते हो, इसका परावर्तक सतह बाहर हो जाता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको आप सीधा सीधा बोलिएगा उत्तल दर्पण। अब अगर इसको हम बाहर से रंगते हैं और परावर्तक सतह अंदर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बोल सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण के बीच का डिफरेंस, ठीक है जी। देखिए इसका मतलब क्या था, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखला गोले का भाग होता है, उसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को यदि आप अंदर से रखते हो, परावर्तक सतह बाहर होता है, उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसका परावर्तक सतह अंदर की है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानिए, ठीक है। पहले आप उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो इसका परावर्तक सतह की बात करें, ठीक है। परावर्तक सतह दोनों में, ठीक है, इसमें भी और उसमें परावर्तक सतह इसमें उठा हुआ रहेगा, कैसे रहेगा, तो उठा हुआ रहता है, या उठा हुआ रहता है या फिर बाहर रहता है, ठीक है। किसमें होता है, तो परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब इसमें अवतल दर्पण में क्या होगा, तो जिसका परावर्तक सतह, ठीक है, सतह काची रहता है, तो धंसा हुआ रहता है, इसमें अंदर की ओर रहता है, ठीक है, अंदर रहता है और धंसा हुआ रहता है। बस ये दोनों के बीच में यही डिफरेंस। और भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज बनता है, ठीक है, ये हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी। और इसमें प्रतिबिंब दोनों बनता है जी, ठीक है। आप आभासी भी बोल सकते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोनों बनता है। इसमें आभासी भी बनता है, ठीक है, और वास्तविक भी बनता है, ठीक है। तो यही था समतल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है, और उत्तल दर्पण में दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है। आप इमेज इस प्रकार छाप सकते हो, ठीक है। देखिए इसका परावर्तक सतह बाहर है और इसका परावर्तक सतह अंदर है, उसी को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब आभासी होता है किसमें, उत्तल दर्पण, और वास्तविक होता है, वास्तविक और आभासी दोनों मिलेगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य तथ्य। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की कुछ मुख्य तथ्य, ठीक है। गोलीय दर्पण की
कहिए गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित पद, इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब इसमें कुछ संबंधित पद है। सबसे पहले इसका केंद्र है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। कौन सा केंद्र बोलते हैं? वक्रता केंद्र। आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। केंद्र आप इसको सी से भी लिख सकते हो, ओ से लिखना, जो जिससे लिखना है। अब इसमें आता है प्रधान, वक्रता केंद्र हो गया। ये होता है प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष भी बोल सकता है या फिर मुख्य अक्ष भी बोलिएगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो गोलीय दर्पण की जो मध्य बिंदु है, इसको बोलते हैं ध्रुव। काची बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव को हम लोग पी से लिखते हैं। और ये मध्य बिंदु होता है। कैसा बिंदु होता है? गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों के बीच में, ठीक है, आप बता सकते हो कि दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, जिसको हम लोग एफ से लिखते हैं। और ये दोनों के मध्य बीच में होता है एक फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक जाएगा, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये आप लोग की याद रखना बहुत जरूरी है। याद ध्यान में रखिएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल बात। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर दर्पण के केंद्र को, यहाँ पे दर्पण लेके चला तब दर्पण लगा के बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव दर्पण की मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो वही त्रिज्या को ही, यानी दर्पण के एक छोर को दूसरे छोर को छुएगा, उसी को परिधि बोलेंगे। ठीक, उसके बाद फोकस किसे कहते हैं? फोकस आगे बताएंगे, फोकस दूरी बताएंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण की फोकस। ठीक है, फोकस तथा फोकस दूरी। अगला हमारा टॉपिक है फोकस तथा फोकस दूरी। देखिए फोकस तथा फोकस दूरी क्या होता है? हम दो दर्पण में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है, और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए आप इस प्रकार छापिएगा और उत्तल दर्पण के लिए आप इस प्रकार। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष ये हो गया, इसको बोलेंगे ध्रुव और इसमें इसको बोलेंगे ध्रुव। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजो। ठीक है, दोनों में इस प्रकार परिवर्तन के बाद जहाँ से निकले। ठीक है, अब इसमें मुख्य अक्ष के समांतर कुछ इस प्रकार भेज सकते हो। परिवर्तन के बाद देखिए इधर मिलेगा। ठीक है, इधर चल जाएगा, क्योंकि परिवर्तक सतह ऐसे है तो उधर ही ना जाएगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है उसी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर होकर जाएगा उसी को बोलेंगे फोकस। ठीक, ये हो गया। उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, यानी इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, और ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा इसको बोल देंगे फोकस दूरी। काची बोलते हैं? फोकस दूरी। आप लोग याद रहेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक यही था, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। देखिए ये फोकस और ये ध्रुव, ये दोनों के बीच की जो दूरी रहेगा इसी को बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है, अब फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर। ये कैसा किरण जा रहा है जी? तो समांतर किरण जा रहा है। जिस दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाएगा, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बोलते हैं गोलीय दर्पण की फोकस। अगर वो वास्तव में मिल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण की फोकस, और सिर्फ वो मिलती हुई प्रतीत हो रहा है उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण की फोकस। इसको बोलेंगे अवतल, उसको बोलेंगे उत्तल। ठीक है, इसमें प्रतीत होगा लेकिन इसमें वास्तव में मिलेगा। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अगला टॉपिक ये है कि दो गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, फोकस तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कुछ नहीं, बराबर का संबंध होता है। ठीक है, देखिए फोकस को हम लोग, फोकस यहाँ पे होगा फोकस दूरी। ठीक है, याद रखिए फोकस दूरी को हम लोग क्या से लिखते हैं?
फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं। इन दोनों के बीच में दुगना का संबंध होता है, r बराबर होता है 2f, बस यही था संबंध, ठीक है। या फिर f बराबर लिख सकते हो r/2, क्या चीज़ होता है r/2, लीजिए यही संबंध होता है, ठीक है। जैसे त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध होता है ना, वैसे ही फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकस थोड़ा सा छोटा होता है इसीलिए हम लोग दुगना होता है, किसका वक्रता, फोकस का दुगना कौन होता है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ये था संबंध। अगला टॉपिक हमारा है कि गोलीय दर्पण के लिए विभिन्न आलेखों पर कुछ किरणें समांतर आती है। अब देखिए किरण आलेख की बनावट, ठीक है। गोलीय दर्पण में विभिन्न दूरियों पर क्या चीज़ है, तो गोलीय दर्पण के लिए किरण आलेख की बनावट, ठीक है। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट, ठीक है। इसमें बनावट पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में किरण किस प्रकार होगा और इसका मुख्य अक्ष के समांतर। पहला है कि आप मुख्य अक्ष के समांतर लीजिए, ठीक है, काची लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। यहाँ पे सिर्फ हम आपतित किरण बात करेंगे, आपतित किरण, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर बोला है तो दोनों दर्पण ले लीजिए, ये लीजिए उत्तल और अवतल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, आप लोग के पता ही होगा, और ये होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। इसमें हो गया प्रधान अक्ष जिसको हम लोग P से लिखते हैं, इसको बोलते प्रधान अक्ष जिसको हम लोग इसको बोलते ध्रुव, ठीक है। प्रधान अक्ष ये हो गया और ये इसको हो गया ध्रुव। आपका बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ठीक है। इसमें एक किरण लीजिए जो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है। देखिए इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से निकलता है, फोकस से, ठीक है। कहाँ से निकलेगा, फोकस से, ठीक है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, निकलेगा तो ऊपर से, लेकिन ये प्रतीत कहाँ से होगा, तो ये लगेगा कि फोकस से हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब वो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तित के बाद कहाँ से, काजी के बाद, परावर्तित के बाद कहाँ से निकलता है, तो फोकस से। कहाँ से निकलता है, फोकस से निकलता है, ठीक है। तो यही पढ़ना था कि जब हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं तो वो फोकस से होते जाता है, ठीक है। आगे हम इसका उल्टा ले सकते हैं कि जब हम फोकस से गुजारते हैं, ठीक है, आपतित किरण हमारा क्या होगा, तो फोकस से, फोकस से आपतित किरण, ठीक है, फोकस से आपतित किरण। अब फोकस से आपतित किरण ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार एक दोनों दर्पण लेके चलिए, अवतल उत्तल दोनों, ठीक है, इस प्रकार ले लीजिए। और इसमें ये वाला देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको बोलते P। अब ये हो गया हमारा फोकस, ठीक है। इसमें भी ले लीजिए, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष और ये हो गया फोकस। फोकस हमेशा इधर रहेगा, वस्तु उधर रखेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला कि फोकस से होते हुए, तो आप इस प्रकार ले लीजिए, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। चाहे तो हम इधर से भी लेंगे ना, इधर से मान के चलो, इधर से हम लेते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है। चाहे तुम इधर से लो, जिधर से लो, बस फोकस, अगर आप फोकस की दिशा में भेज रहे हो तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब इसमें कहोगे सर फोकस तो यहाँ तो उधर से, तो इधर तो हम वस्तु को नहीं रख सकते हैं, ऊपर ही नहीं रखेंगे फोकस की दिशा में। देखिए इस दिशा में रखा था, ठीक है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। याद रखिएगा जब आपतित किरण फोकस से होगा तो वो परावर्तित के बाद कहाँ से होगा, परावर्तित के बाद कहाँ से निकलेगा, तो वो समांतर निकल देगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है, ठीक है। तो याद रखिए जब वो फोकस होते हुए जाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अब का चाहिए, तो हम अब वक्रता केंद्र के दिशा में, ठीक है। अगला का चाहिए, तो आपतित किरण कहाँ से निकलेगा जी, ठीक है। आपतित किरण किसकी दिशा में, तो वक्रता की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों लेके चलना है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहर से रंगा हुआ रहता है,
ठीक है। उत्तल दर्पण में अंदर से रंगा होता है, ठीक। आप इसको बोलते प्रधान अक्ष और इसको बोलते ध्रुव, इसको बोलते प्रधान अक्ष और इसको बोलते ध्रुव, ठीक। दोनों हम दर्पण में लेके चल रहे हैं। आप इसको बोलिएगा फोकस, और फोकस की दुगनी लंबाई को हम लोग बोलते वक्रता केंद्र, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हम बोलेंगे फोकस और इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। इसमें बात आ रहा है कि आपतित किरण कहाँ से निकलना चाहिए, तो ये निकलना चाहिए वक्रता केंद्र की दिशा में। तो आप मान के चलिए ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। इसकी दिशा में हम आपतित किरण कहते हैं, तो परावर्तित के बाद इसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ होगा, लेकिन यहाँ तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए इसके सामने आप इस प्रकार ले लीजिए, यहाँ से आपतित किरण है और परावर्तित किरण इसी की दिशा में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है तो परावर्तित के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक है। और अगला है कि ध्रुव की दिशा में, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ध्रुव की दिशा में। ये आप लोग को बहुत काम आएगा जब इमेज बनाइएगा ना दर्पण में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, तो ये बहुत काम आएगा आप लोग के, ठीक है। तो आगे है हम लोग ध्रुव की दिशा में, आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण, ठीक है। तो देखिए इसमें वही होगा गोलीय दर्पण, इस प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण की, उसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है। इसमें आप लेके चलिए, इसको बोलते प्रधान अक्ष, इसको भी बोलते प्रधान अक्ष, इसको बोलते हम लोग पी, और इसको बोलते हैं यानी ध्रुव गोलीय दर्पण की। अब इसमें बोला कि ध्रुव की दिशा में इस प्रकार, ध्रुव की दिशा में इस यानी जितना डिग्री कोण बनाते हुए आता है ध्रुव की दिशा में, उसी दिशा में वापस लौट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा कि जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आया मुख्य अक्ष के, उतना ही डिग्री पर वापस लौट जाता है, ठीक है। और हर जगह यही किरण आलेख की बनावट थी, और ये हर जगह की परावर्तन के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। आप देख लीजिए हमने जितना भी किरण आलेख की बनावट बनाया है सब जगह यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या करेगा तो परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब कहोगे कि आपतन कोण इसमें बन ही नहीं रहा, तो ये लीजिए अभिलंब, ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा परावर्तन, और ये तीनों एक ही बिंदु पर है। यहाँ पे भी वही देखिए, ये हो जाएगा अभिलंब, ठीक है। आप इस प्रकार अभिलंब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपतन कोण इधर और परावर्तन को। ये हर जगह परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, चाहे वो फोकस से होते हुए जाए, चाहे वो मुख्य अक्ष के समांतर जाए, चाहे वो ध्रुव की दिशा में जाए, ठीक है, चाहे वो वक्रता केंद्र की दिशा में जाए, वो हर जगह परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह का से बनता है, एक बनता है आभासी और एक बनता है वास्तविक, ठीक है। आभासी और वास्तविक कब बनता है जी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे हो, तो हम बहुत सारी ऐसी दूरियों पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम रखते हैं वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ रख सकते हैं, इस बात को देखिए। ये हमारा दर्पण है, ठीक, इसको आप बाहर से रखते हैं। अब ये होता है हमारा प्रधान अक्ष, इसको बोलते पी, इसको बोलते फोकस, फोकस दूरी की दुगनी लंबाई को हम लोग बोलते वक्रता त्रिज्या। अब इधर होता है अनंत, ठीक। सबसे पहले जब बात करें तो वस्तु को यहाँ पर रख सकते हैं, यानी ध्रुव पे, जिसको हम एक स्थान बोलते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे जिसको हम 2 बोलते हैं। फोकस पर यदि रखते हैं उसको हम 3 बोलते हैं, ठीक है। यदि आप इधर रखते हो, ठीक है, आप ये दोनों के बीच में रखते हैं, इसको हम लोग 4 बोलते हैं, और इसी पर रखते हैं इसको हम 5 बोल दिए, ठीक है। ये मान के चल रहे नंबरिंग कर रहे, ठीक। आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, इसको बोलते हैं 6, आप अनंत पर रखते हैं उसको बोलते हैं 7। तो अवतल दर्पण में वस्तु को रखने के लिए 7 ऐसी जगह, 7 ऐसी स्थान है जहाँ पे हम अवतल दर्पण में वस्तु को रख सकते हैं, और हर जगह प्रतिबिंब अलग बनेगा, ठीक है। कहीं पे बड़ा बनेगा, कहीं पे छोटा बनेगा, कहीं पे हो सकता है कि बहुत छोटा बने, कहीं पे बहुत बड़ा बने, ठीक है। तो ये 7 स्थान है जहाँ पे हम वस्तु को रख सकते हैं, किसमें, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम रखते हैं ध्रुव पे, उसके बाद रखेंगे फोकस, उसके फोकस दूरी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्रुव पर रखेंगे। तो देखिए ध्रुव पर रखने का तरीका है कि आप यदि ध्रुव पर रखते हो वस्तु को तो प्रतिबिंब उसी पर बनता है, ठीक है।
तो पहला टॉपिक हमारा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं, तो ध्रुव पे। ठीक है, वस्तु की स्थिति आप रखिएगा यहाँ पे, वस्तु की स्थिति कहाँ रख रहे हैं, तो ध्रुव पे रख रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं, ध्रुव पे रख रहे हैं, जिसको हम लोग पी बोलते हैं, यानी पोल। ठीक है, सबसे पहले दर्पण छाप लीजिए। ठीक है, ये रहा, इसको बोलेंगे ध्रुव। अगर हम वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, तो यहाँ पे वस्तु रखाई भी नहीं करेगी। अगर आप रख भी देते हैं तो प्रतिबिंब इसी पर बनेगा। ठीक है, तो यदि आप ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होता है, ठीक है, सबसे पहले प्रतिबिंब की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति की बात करें, इसका स्थिति कहाँ पे देखा गया। ठीक है, ये प्रतिबिंब कहाँ पे बना, इसका स्थान कहाँ था। ठीक है, तो ये बना हमारा ध्रुव पे। ये कैसा प्रतिबिंब बना, तो ये बना है आभासी। बस यही 2-3 बात लिखना होता है प्राकृतिक में। और ये कैसा बनेगा, आभासी, सीधा बनेगा जी। ठीक है, और ये किस आकार इसका कैसा रहेगा, तो ये बराबर रहेगा। ठीक है, समझ गए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ध्रुव पर रखने पर प्रतिबिंब उसका कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, पता चल गया। उसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, अगला टॉपिक है, आगे प्रतिबिंब हम कहाँ रखेंगे, तो फोकस। ठीक है, आगे कहाँ रखते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस तथा ध्रुव के बीच देखिए वस्तु को रखते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रधान अक्ष, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखते हैं जी, तो वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, वस्तु को रख दिए। अब देखिए इस वस्तु को फोकस पर रखे हैं तो यहाँ से प्रतिबिंब हमको बनाना है। तो हम बताएं कि प्रतिबिंब बनता है तो इसमें से 2 किरण निकलता है। ठीक है, और दोनों किरण कैसे होता है, तो देखिए 2 किरण निकालना है तो पहले आप मुख्य अक्ष के समांतर निकालिए, जो कहाँ से जाएगा, तो फोकस से निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप एक वक्रता केंद्र से निकालिए इस पर का। ठीक है, जो कहाँ से होते हुए जाएगा, तो इसी पद पे जाता है और इसी पद पे वापस लौट जाता है। ठीक है, वो पीछे गया है, उसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, ये इसी पद पर वापस लौट गया। देखिए अब ये प्रतिबिंब तभी बनता है जब ये 2 किरण आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये इधर कभी नहीं मिलेंगे। अब जितना इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है, अब इसको जितना बढ़ा लीजिए ये कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, आप इसको पीछे काल्पनिक कीजिए इस प्रकार। ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं, तो प्रतिबिंब कम से कम यहाँ पर तो बनेगा ना पीछे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति कुछ इस प्रकार है। इस वस्तु के नाम ए बी देते हैं, तो ये बनता है बी डैश और ये बनता है ए डैश। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बना, कैसा बना है। ठीक है, इस बात को लिख दीजिए, बस वही हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो आप लिखते हो प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए कैसा बना। सबसे पहले इसकी स्थिति की बात करिए, कहाँ बना जी, तो ये बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और एक ही जगह बनता है दर्पण के पीछे, यहीं पे रखने पर। ठीक है, कैसा बना, तो ये बना वास्तविक आभासी बना। ठीक है, आभासी बना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसे होता है, सीधा होता है। ठीक है, उसके बाद ये सीधा होता है और क्या होता है, तो ये बना है वस्तु से बड़ा। ठीक है, बड़ा बना है वस्तु। तो यही 3-4 पॉइंट है जो आप लोग को लिखना पड़ता है प्रतिबिंब की स्थिति। और हाँ, वस्तु को सिर्फ एक ही जगह, इसे 2 जगह होता है जिसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। अगर बोल दे आप लोग कि प्रतिबिंब कब बनता है, नहीं, प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, ठीक है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर। किसमें, अवतल दर्पण में। आगे हम फोकस पर रखते हैं। ठीक है, आगे हम कहाँ रखते हैं, तो फोकस पे। देखिए आगे हम रखते हैं फोकस पे, फोकस पर, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर वस्तु को रखते हैं। देखिए इस प्रकार होगा।
ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, इसको बोल देंगे ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? तो फोकस पे। कुछ इस प्रकार रख लीजिए, और इसमें मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगा तो ये फोकस से तो ही निकलेगा। ठीक है, आप एक किरण इस प्रकार ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये हो गया, ये यहाँ से मान के चलिए वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो इस जिस बिंदु पर जाता है, जिस पथ पे जाता है, उसी पथ पे वापस लौट जाता है। ठीक है, और ये प्रतिबिंब कब बनेगा? जब ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगे। तो ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप पीछे भी बढ़ा के देख लीजिए इस प्रकार, तो ये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये समांतर जा रहा है, और समांतर किरण अनंत पे हो सकता है, तो मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, सबसे पहले इसकी प्रकृति, पहला देखिए इसका स्थिति कहाँ पे बना। ठीक है, ये बनेगा अनंत पे। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। याद रखिएगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अच्छा, इसका आकार कैसा रहेगा? तो ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ से वास्तविक शुरू होता है। ठीक है, ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। उसके बाद उल्टा बनेगा, और ये प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। कैसे होगा? बहुत बड़ा होगा प्रतिबिंब। ये स्थिति जो आप लोग को लिखना है। अगला हम रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। अगला है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? से देखिए, यह हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार आप इसको ले लीजिए P, इसको ले लीजिए F, इसको ले लीजिए C। वस्तु को यहाँ पे रखिए। ठीक है, इसके बीच में एक किरण इस प्रकार जाइए तो फोकस से निकल जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें कहाँ से करें? तो एक किरण कुछ इस प्रकार ले लीजिएगा ना। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कहीं पे मिलेगा, तो यहाँ पे कटा। ठीक है, आप इस पथ पे गया और इसी पथ पे वापस लौट गया, इधर आप मिटा दीजिए। ठीक है, एक्स्ट्रा। उसके बाद देखिए ये किरण यहाँ पे मिलेगा यहीं पे। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मिला तो इसको बोलते हैं अनंत के बीच, इधर हो रहा है अनंत के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो वो कहाँ कहाँ बन रहा है जी? देखिए, प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे रखा गया था, प्रतिबिंब बना यहाँ पे। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, ठीक है, तो स्थिति पहले ये बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, ये कहाँ पे बना? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, इस उल्टा प्रतिबिंब होगा, यानी वास्तविक जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये वस्तु पे अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे किसके बीच में? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, कहाँ कहाँ? तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं कुछ इस प्रकार। ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको आप F बोलिए, इसको बोलिए C। ठीक है, आप कहाँ पे रखिएगा? तो यहाँ पे वस्तु को रखते प्रतिबिंब इस प्रकार जाएगा। ठीक है, इसी दिशा में वापस लौट जाता। तो अगर आप इस दिशा में भेजते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बना यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा, अगला टॉपिक था वक्रता केंद्र की दिशा में। चलिए इसके बीच में तो रख दिया। अब ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, वास्तविक बने, वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा, बस यही लिखना है। ठीक है, आगे हम रखते हैं अनंत पे। अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वस्तु की स्थिति आप अनंत पर रख लीजिए। तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ पे बने, इस प्रकार हमारा हो गया वस्तु। ठीक है, आप इसको P बोलते हैं, इसको बोलते हैं F, और इसको बोलते हैं C। ठीक है, आप वस्तु को यदि अनंत पर रखते हैं तो वहाँ से किरण समांतर रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना, कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, बहुत छोटा हो गया, और ये वास्तविक तो बनवे करेगा, वास्तविक। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। अब हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है, ठीक है, सबसे पहले आगे है अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहले सैलून में किया जाता है। ठीक है, सैलून में, यानी हजामत की दुकान में। ठीक है, हजामत की दुकान में किया जाता है। ठीक है,
हजामत की दुकान में आप देखते होंगे टॉर्च वगैरह, टॉर्च हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, सर्च लाइट हो गया, ठीक है, और भी में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? डॉक्टर लोग करते हैं रोगियों को देखने के लिए। कहाँ कैसे को देखने के लिए? रोगियों को देखने के लिए, रोगियों को देखने के लिए। उसके बाद सौर भट्टी में किया जाता है इसका उपयोग, सौर भट्टी में, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जितना भी बात होगा सब उत्तल दर्पण की बात होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है, बना प्रतिबिंब। देखिए उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, पहले तो आप समझिए कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण की ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। फोकस इधर इसलिए नहीं होता है, इधर होता है क्योंकि देखिए ये हमारा वक्रता केंद्र है। यदि आप इसको इधर काटते हैं, ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, और इधर होगा फोकस, इधर ना होगा। आप इसको यहाँ से काट दिए, अब बताइए अभी इसका फोकस किधर होगा? इसको आप अंदर से रंगते हैं तो फोकस तो उधर तो नहीं होगा, हमेशा इधर ही होगा। इधर इसलिए होता है क्योंकि इधर ही केंद्र है इसका, ठीक है, वक्रता केंद्र फोकस है तो इधर ही होता है। तो वस्तु को हम तो इधर नहीं रख सकते, रखेंगे किधर? उस साइड, ठीक है, राइट साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड। अब यही दर्पण को घुमा देंगे तो क्या आप वस्तु को इधर भी रख सकते हो, ठीक। तो दर्पण के डिपेंड करता है तो दर्पण किधर रखा, किधर की परावर्तक सतह, ठीक है। तो इसमें वस्तु रख सकते हो आप ध्रुव पे, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप ध्रुव पे। दूसरा देखिए यहाँ पे होता है अनंत, ठीक है, तो वस्तु को दोनों के बीच में भी रख सकते हो और एक अनंत पे। तो तीन स्थिति है और तीनों स्थिति जगह जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, ठीक है, तीनों जगह आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, जबकि वास्तविक अवतल में दोनों प्रकार के बनता है, ठीक है। तो ये था, चलिए इस पर बनाते एक जगह प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाइएगा? ये हो जाएगा, आप इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वस्तु को यहाँ पर रखिए, ठीक है, इसको बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण भेजिए, कहाँ से निकलेगा? तो ये फोकस से निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, और एक किरण कुछ इस प्रकार ले जाइए, ठीक है, इस वस्तु से, तो इसी पथ पर वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है और ये छोटा होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब इधर इसके दर्पण के पीछे बनता है, लिख सकते हो, ठीक है। प्रकृति की बात करें, प्रकृति कहाँ से बनता है? तो प्रकृति दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे नहीं बोल सकते हो, बल्कि बोलिएगा ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। वस्तु के अपेक्षा छोटा होता है। और अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। पढ़ लीजिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? सॉरी, उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। किसका? तो गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। आप बाइक वगैरह देखते ऐसे कोई सा, इसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण में उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग किया जाता है। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है,
अब ये गाड़ी के साइड मिरर में लगा, अब वस्तु कुछ यहाँ पे इतना बड़ा है, ठीक है, तो इतना बड़ा है तो दर्पण तो इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको प्रतिबिंब वस्तु इतना छोटा नजर आएगा यहाँ पे, ठीक। तो यही उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, जैसे आप गाड़ी पीछे चल रहा है, ट्रक चल रहा है, लेकिन हमको फिर भी दिख जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो उत्तल दर्पण लगा, और उत्तल दर्पण क्या करता है, तो वस्तु हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। क्या पढ़ते हैं? दर्पण सूत्र। चलिए अगला टॉपिक हो दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र में देखिए 1/f होता है, 1/v लिख सकते हैं, प्लस के 1/u, याद रहेगा। ये क्या है? 1/v और 1/q। तो हम लोग f को बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f को क्या चीज बोलेंगे? फोकस दूरी, ठीक है। और v को क्या चीज बोलेंगे? तो ये बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ऊंचाई, ठीक है, ये बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। और u को बोलेंगे वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। इसका उपयोग बहुत काम है, ये VBI है जी, ठीक है। तो हम VBI लिख के ले लीजिए, ये इसमें नॉर्मिकल बनाने में आप लोग को बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए। आगे पढ़ना है आवर्धन, ठीक है। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। किसका ऊंचाई? वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये दोनों की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को m से लिखते हैं, इसको आप h' से लिख सकते हो, इसको h। तो ये बनता है आवर्धन का सूत्र, ठीक है। आवर्धन का एक और सूत्र है जो VBI, m बराबर होता है -v/u, ठीक है, ये भी VBI है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए, अगर -m आया, ठीक है, -m का मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक है। कैसा? वास्तविक है। और उल्टा है। कैसा? उल्टा है। और +m का मतलब होता है, अगर आंसर +m आया तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, मतलब हुआ कि ये आभासी है। कैसा? आभासी प्रतिबिंब और सीधा, ठीक है। माइनस लगा ले तो इसका मतलब ये छोटा है, छोटा तो नहीं कह सकते, ठीक है। कैसा? आप लोग समझ गए। माइनस प्लस, ये हो सकता है कि बड़ा छोटा में थोड़ा सा फर्क देख लीजिए, ठीक है। तो अब एक और पढ़ना चिन्ह परिपाटी, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है आप लोग समझना बहुत जरूरी है, चूँकि नॉर्मिकल बनाने में आप लोग को यहाँ से बहुत काम है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी ये लास्ट टॉपिक है। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या होगा, आप ग्राफ पढ़े होंगे x अक्ष और y अक्ष, ठीक है, ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, ठीक है। इसमें वस्तु यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव, ऐसे तो मूल बिंदु बोला जाता है, लेकिन आप दर्पण में इसको ध्रुव बोलिए, ठीक है। कैसे ध्रुव बोलिए? तो आप दर्पण को कुछ यहाँ पे ऐसे रखिएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है मध्य बिंदु, ठीक है। तो देखिए अगर इधर हम वस्तु को इधर रखते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाता है हमारा काची प्लस, ऊपर रखते हैं तो माइनस, इधर रखते हैं तो माइनस, इधर रखते हैं ऊपर रखते हैं तो प्लस हो जाएगा, इधर रखेंगे तो माइनस, ठीक है। तो ये था चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्यों जरूरी है? अगर आप वस्तु को इस प्रकार रखे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊपर के वस्तु जा रहा है। अगर आप नीचे के रखते हैं तो वस्तु नीचे के जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये माइनस में जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी कि प्लस में, ठीक है, याद रहेगा। अगर वस्तु इधर है, इधर मान के चलो आप कोई दूरी नाप रहे हैं, तो इधर का चिन्ह होगा राइट साइड, हमेशा प्लस में होगा। अगर लेफ्ट साइड में नाप रहे हैं कुछ इस प्रकार तो माइनस होगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये दर्पण है, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुव, अगर हम इधर दूरी नापते हैं, ठीक है, तो इधर नापेंगे राइट साइड प्लस में होगा। अगर आप इधर लेफ्ट में नापते हैं तो माइनस में होगा। अगर आप नीचे नापते हैं दूरी तो ये हो जाएगा माइनस, और यदि ऊपर में नापते हैं तो प्लस हो। ये बहुत काम आएगा आप लोग के जब नॉर्मिकल सॉल्व कीजिएगा, माइनस प्लस के फर्क होगा, ठीक है। तो यही था वन शॉर्ट वीडियो, आप लोग को कैसा लगा बताइए कमेंट में, और अगले किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है।